मार्केट भी हसूल नहीं हो मतलब हासिल नहीं हुआ, सबसे पहली बात। दूसरी अहम बात ये कि आप ये देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर स्ट्रेस है रेवेन्यू कलेक्शन पे। तीसरी बात, आपने एनर्जी के हवाले से आप देखें तो आपका हर महीने $750 मिलियन जो है आपकी LNG इंपोर्ट होती है। तो जिस वक्त आपको ज़राए मुबादले का फुकदान हो गया या शॉर्टेज होगी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ऊपर से गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में आपको तकरीबन 25 से 26 हज़ार मेगावाट सस्टेंड एनर्जी चाहिए। और इस वक्त जो हालात भी जा रहे हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होगी। अभी से आपकी लोड शेडिंग शुरू है। कल पहली बार जिस वक्त मैं बात कर रहा था पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, पार्लियामेंट के अंदर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में और पार्लियामेंट में, पहली बार मैंने देखा है कि वहाँ पे भी लोड शेडिंग हुई और ट्रिपिंग्स हुई हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त देखें ट्रिपिंग्स का हाल, पूरे मुल्क में वोल्टेजेस का हाल देख लें, लोड शेडिंग का हाल देख लें, और अभी तक तो पूरी तरह गर्मियाँ शुरू नहीं हुई हैं। सो लिहाजा एक बहुत बड़ा फुकदान आ रहा है आपकी एनर्जी की फील्ड में। आप वीट सपोर्ट प्राइस देख लें, आप गंदम के हालात देख लें। इस वक्त गंदम जो है इनको इंपोर्ट करनी पड़ेगी फिर से, अभी से ही उस पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। वीट सपोर्ट प्राइस इन्होंने कम कर दी है। यहाँ पे काश्तकार जो है वो दर बदर फिर रहे, उसकी गंदम जो है वहाँ पे पड़ी होगी, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ इन्होंने कह दिया कि जी इस हुकूमत ने, अहमकाना हुकूमत ने, कि जी 16 रुपए की रोटी हम लोग बेचेंगे। कहाँ पे मिल रही है 16 रुपए की रोटी? कहीं पे नहीं दस्तयाब। आप आटा, चीनी, टमाटर, आलू, गोश्त, किसी चीज़ का भाव देख लें, आपकी अफराद-ए-ज़र इस वक्त तकरीबन, जिसको फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो तकरीबन 40-45% से ज़्यादा है। और आप सूद की शरह देखें, तकरीबन 24% के करीब है। और एक आम आपका सनतकार या आपका कारोबारी आदमी जाता है तो उसको तकरीबन 28-29% पे पड़ता है। कौन सा कारोबार 28-29% सूद दे के चल सकता है? इसके साथ आप ये देखें कि बैंक जो है वो सारे का सारा अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो आगे कर्जा या देते हैं मार्केट में, या फिर इस वक्त तो मैंने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है, जिस तरह एक वैक्यूम क्लीनर होता है या सक्शन पंप होता है, वो हुकूमत सारे का सारा पैसा कर्जा उठाने के लिए ले रही है, अपने अखराजात चलाने के लिए वो कर्जा उठा रही है बैंकों से। 86% उधर जा रहा है। तो जिस वक्त 86% उधर जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो आ नहीं रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आइन और कानून का फुकदान है, और उसको अपने अखराजात पूरा करने के लिए हुकूमत को और स्टेट बैंक को नोट छापने पड़ेंगे, और उसके साथ मज़ीद अफराद-ए-ज़र बढ़ेगी। तो इन हालात में कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी? आप ये देख लें, अभी ये केस जो चल रहा है, इतना भोंडा केस है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, इसकी तुक नहीं बनती। ये रूल ऑफ लॉ इससे चलेगा? साइफर का केस देख लें, इससे भी और बॉन्ड, मतलब ये बॉन्डा है वो भी बॉन्डा, इसके साथ तोशा खाने का बॉन्डा केस, ये 3 केस इसके, मतलब इन केसों की वजह से बुशरा बीबी जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ज़ेर हिरासत हैं। ये रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, ये तो कोई और ही चीज़ चल रही है मुल्क में। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो कोई अंधा या वो तो नहीं है, उन्होंने दुनिया देखी होती है। वो देखते हैं कि जिस मुल्क में, ये सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर हैं, कानूनदान है मानाज, इनसे पूछें इनके क्लाइंट्स जो बाहर से आते हैं वो सबसे पहले चीज़ क्या देखते हैं मुल्क में, कि आया इस मुल्क में आइन और कानून नामी कोई चीज़ है कि नहीं है, तब वो सरमायाकारी करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स में फोर्स मेजोर की क्लॉज जब डालते हैं कि कौन सी अदालत में जाके कोई तनाज़ा होगा वो बात करेंगे, तो जब वो पाकिस्तानी अदालतों का वो लिखते हैं, लोग कहते हैं जी मेहरबानी बहुत शुक्रिया, हम गए। पूछ लीजिएगा बैरिस्टर साहब से, वो कहते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हम लोग लंदन में करेंगे। क्यों? क्योंकि लंदन की अदालतों पे उनको मतलब एतबार है, पर पाकिस्तान की अदालतों पे नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ वहाँ पे कौन सा सरमायाकारी आएगी? अहमकों के दुनिया में ये रहते हैं। सो लिहाजा आपका इतनी बड़ी तमीज़ मैंने बांधी है कि इन हालात में कैसे चल सकती है हुकूमत। इस हुकूमत को चलाने के लिए एक शख्स की ज़रूरत है, और वो है कैदी नंबर 804 जो कि अडियाला जेल में इस वक्त बंद है। और यूब साहब, आपका पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का बयानिया था कि इमरान खान की हुकूमत को रजीम चेंज ऑपरेशन में जब उतारा गया, जनरल बाजवा का उसमें किरदार था, लेकिन जनरल बाजवा ने हाल ही में कुरान पर हाथ रख के कहा है कि उनका कोई इसमें किरदार नहीं है। तो इससे तो वाज़ेह हो गया कि जनरल बाजवा साहब इससे कि उनका कोई किरदार नहीं है, बरी ज़िम्मा हो गए। जिस वक्त जनरल बाजवा साहब कैडेट थे, उन्होंने ओथ लिया था, उन्होंने कसम उठाई थी, कसम परेड पे,
اور اس پی ایم اے میں اور اس قسم پریڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں کسی سیاسی اس پہ نہیں کروں گا. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان دیکھ لیں, آپ خواجہ آصف کا بیان دیکھ لیں ٹی وی پہ, تو 2 against 1 تو ہو گیا. تو یا وہ دو صاحبان جو ہیں وہ غلط بات بیان کر رہے ہیں یا پھر جنرل باجوہ صاحب ان سے پوچھ لیں. سر نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے دورے پہ گئے ہوئے ہیں چین کے, سر ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, کس حیثیت سے سر وہ گئے ہوئے ہیں وہاں؟ وہ ان سے پوچھیں, مجھے نہیں معلوم. اچھا عمر ایوب صاحب, رانا ثناء اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت اگر بات چیت کر لے تو عمران خان کی رہائی ممکن, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کیا آپ عمران کس نے کہا یہ؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت بات کر لے. وہ کون ہے؟ وہ جس نے یونین کاؤنسل اپنی ہاری تھی گھر کی, اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی, اچھا وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. پھر یا یونین کاؤنسل ہار گئی تو پھر وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو پارٹی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو تو اب مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ بڑے عہدے کی آفر بھی کی گئی ہے کہ آپ چپ کر جائیں اور آپ کو ہم عہدہ دیتے ہیں. ان کس کو آفر کی گئی ہے. کس کو؟ رانا ثناء اللہ. وہ جانے اور عہدہ آفر کرنے والے جانے, ہمیں کیا. لیکن سر اب جو بیان ہے ان کا کہ کیا پی ٹی آئی کی قیادت اب بات چیت کرنے کو تیار ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے؟ ہماری بات چیت عوام سے ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے نا, یہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ, یہ مطلب زرد آلود بیساکھیوں پہ جو کھڑے ہیں, یہ کہتے تھے جی ہماری بات ہو گئی ہے. او بھائی کیسے ہوئی ہے؟ ہماری بات پاکستان تحریک انصاف, یہ بیرسٹر صاحب کھڑے 1 لاکھ ووٹوں سے جیتے ہیں, 1 لاکھ کی لیڈ ہے ان کی. فارم 47 پہ یہ کیس ان کا الٹا ہو گیا. مطلب ان کی بیگم صاحبہ وہاں پہ تھی, گئی ہوئی تھی. ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس نے آنکھیں متھے پہ کر دی ہیں. سیکشن 92 آپ الیکشن لا الیکشن ایکٹ 2017 کو اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے پارلیمنٹ میں پڑھ کے سنایا ہے. وہاں پہ یہ شیل ریٹرننگ آفیسر شیل اس نے کرنا ہے موجودگی میں کینڈیڈیٹ کی, الیکشن ایجنٹ کی یا اس کے نمائندے میں. ان سے پوچھیں بیرسٹر صاحب سے, ان کو وہاں پہ آنے نہیں دیا. الیکشنز میں ہوا, ان بائی الیکشنز میں تو ہر بائی الیکشن میں پہلے سے ارادہ کر کے پولیس وہاں پہ کنٹینرز کے ساتھ کھڑی تھی, کسی کو داخل نہیں ہونے دیا گیا. ہم تو پھر اس رات داخل ہو گئے تھے اور ہمیں دھکے مار کے پولیس کے ذریعے باہر نکالا گیا. لیکن اس دفعہ اس بائی الیکشن کے وقت تو پہلے سے منصوبہ بندی تھی کہ کسی کینڈیڈیٹ کو آر او کے دفتر میں داخل نہیں ہونے دینا. تو کیا الیکشن کی حرمت رہ گئی اس کے بعد؟ صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہوئی تب بھی اور اب بھی. لیکن بیرسٹر صاحب, عفنان اللہ صاحب کا تو بیان ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن تھے ان میں نون لیگ کو پہلے ہرانے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن بعد میں مذاق ہے, یہ مذاق کرتی ہیں. وہ کامکس ہوتے ہیں نا, کامک آپ پڑھتے تھے بچپنے میں, تو یہ وہ کامک سٹرپ کی بات ہے, یہ اسٹیٹمنٹ وہ ہے, مزاحیہ بات ہے. 50-50, آپ تو چھوٹے ہیں, وہ 50-50 بڑا اچھا ڈرامہ ہوتا تھا, وہ ایک اسکٹ ہوتا تھا. یہ 50-50 کی لائن ہے.